हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है ओके इंग्लिश एकेडमी पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भारत इज माय होम। इसका वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी में, बहुत आसान लैंग्वेज में। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। उससे पहले आप लाइक करके शेयर कर दीजिए वीडियो को, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि भाई यहाँ पे आपको दिख रहा है डे नंबर 5, मतलब डे नंबर 1 2 3 4 ऑलरेडी हो चुका है। मैंने पहले पोएट्री सेक्शन का तीनों चैप्टर पढ़ाया था, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब मैं प्रोज सेक्शन का पढ़ा रहा हूं। तो प्रोज सेक्शन में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर मैंने पढ़ा दिया था डे नंबर 4 में। डे नंबर 5 में अभी ये भारत इज माई होम है, और डे नंबर 6 जो आएगा उसमें मैं आपको ए पिंच ऑफ स्नफ पढ़ाऊंगा, बिल्कुल उसी तरह जैसा मैं ऐप पे पढ़ाता हूं। एक सैंपल आपके सामने मैं डाल रहा हूं, प्रोज का भी, पोएट्री का भी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी और ग्रामर का भी लाऊंगा। सबका 3-3 चैप्टर पूरी तरह से मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, बिल्कुल उसी तरह जैसा मैं अपने ऐप पे पढ़ाता हूं। आगे पढ़ना होगा तो आप आके हमारे ऐप पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज और, रोजाना आपके लिए शॉर्ट्स बनता है जो YouTube पर इसी चैनल पर अपलोड होता है 1 मिनट में एग्जाम की तैयारी के नाम से। उसको आप बर्बाद नहीं होने देंगे। मैं रोज वीडियो लाता हूं, आप रोज देखेंगे। मेरा वादा है बिहार के एक एक बच्चे से 95+ अंग्रेजी में लाना, आपको दिलाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आपको एग्जाम तक हमारे साथ बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लैंग्वेज कोर्स जो ज्वाइन करना है आपको हमारे यहाँ ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप पे, जिसको लाखों बच्चों ने पहले से ज्वाइन कर रखा है। फैब से जुलाई के बीच में टॉपर्स कोर्स ज्वाइन करना है, अगस्त से नवंबर के बीच में क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है। मतलब ये कोर्सेज हैं। अगर आप इस मंथ में एडमिशन लेते हैं फैब से जुलाई के बीच, तो आप इस कोर्स से जुड़ेंगे। इस मंथ में लेते हैं तो इस कोर्स से जुड़ेंगे, और इस मंथ में लेते हैं तो इस कोर्स से जुड़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप 8969591900 पर कॉल कर सकते हैं। और बुक से रिलेटेड कोई इंक्वायरी अगर आपको करनी हो तो 8292125600 पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, आपकी बात हो जाएगी हमारे रिप्रेजेंटेटिव से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं चैप्टर की तरफ आ रहा हूं। भारत इज माई होम को लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाए। भारत इज माई होम यानी भारत मेरा घर है। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब? जब इन्होंने भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था, when he took oath as the third president of India। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं हम लोग। आप सबको मालूम है ये प्रोज सेक्शन का दूसरा चैप्टर है, और आपको पता है कि मैं इसको 4 स्टेप में पढ़ाने वाला हूं। पहले मैं आपको अबाउट राइटर पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको अबाउट चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराने वाला हूं। ये 3 सॉरी हाँ, फिर उसके बाद आपको इसका थीम भी बताऊंगा मैं। अबाउट राइटर, अबाउट चैप्टर, उसके बाद थीम, और फिर लास्ट में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए, एग्जाम में आपको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें राइटर्स के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज और, ये एक स्पीच है, तो इसके साथ अगर हम रिटन बाय की बजाय डिलीवर्ड बाय यूज करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्पीच को लिखा नहीं जाता, स्पीच को डिलीवर किया जाता है। खैर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नाम जानते हैं। इनका नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन है, सबको मालूम है। और राइटर की बजाय यहां पर स्पीकर यूज करें तो ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि ये स्पीच है। खैर, एग्जाम में रिटन बाय भी आ सकता है, या फिर हु इज द ऑथर भी आ सकता है, लेखक के रूप में भी कहते हैं इनको। खैर, नेशनैलिटी इनकी क्या थी? तो ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, और इंडिया में भी कौन सी जगह? तो हैदराबाद। भारत के 3rd प्रेसिडेंट थे। एक बारीकी है यहां पर, अगर एग्जाम में आए कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, तो भी आपको यही, इनका ही नाम लेना है, क्योंकि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी यही थे और भारत के 3rd प्रेसिडेंट भी यही थे। ये और बात है, आगे भी मुस्लिम प्रेसिडेंट आए जैसे फखरुद्दीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब, लेकिन सबसे फर्स्ट जो थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब पैदा हुए? 1897 में, और डेथ कब हुई? 1969 में। भारत रत्न मिला इनको 1963 में। राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया 1967 में। और एक चीज और, आप में से बहुत कम स्टूडेंट को पता होगा कि वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट से पहले ये सबको पता है कि वो बिहार के गवर्नर थे। बिहार के गवर्नर कब से कब तक थे? 1957 से 1962 तक। और अगले 5 साल में ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे, 62 से 67 तक। और देखो यहां पर पूरी क्रोनोलॉजी समझिए।
57 से 62 बिहार के गवर्नर, 62 से 67 बिहार इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, और 67 से 69 ये थे प्रेसिडेंट। तो इनका जो टेन्योर था एज अ प्रेसिडेंट कब से कब तक का था, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो 1967 से 1969 तक। अब इस चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर का नाम भारत इज माई होम, और अगर हम टाइप की बात करें तो ये एक स्पीच है जो लिया गया है कहां से, तो द स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन व्हाइल टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट। मतलब कि जब उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था, उसका ये एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब एक टुकड़ा है, एक उद्धरण है जो लिया गया है उनके उस स्पीच से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थीम की बात करते हैं। तो दिस इज द स्पीच, ये वो स्पीच है डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन जिसे उन्होंने दिया है व्हाइल टेकिंग ओथ। व्हाइल के बाद जब भी आएगा वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। व्हाइल टेकिंग ओथ, शपथ लेते हुए, एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में 1967 में। इस स्पीच में उन्होंने प्लेज किया है। प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना। उन्होंने शपथ लिया है टू प्रोटेक्ट, के वो रक्षा करेंगे इंडियन कल्चर, भारत के संस्कृति की, कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ के संविधान की, एंड एज प्रॉमिस्ड, और उन्होंने वादा भी किया है टू कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना, वो पालन करेंगे, इट्स ऑब्लिगेशन, अपने मतलब जो उनका दायित्व है उसका, एंड लॉयल्टी, और वो वफादारी, वो वफादार रहेंगे टुवर्ड्स द कंट्री, देश के प्रति। हिंदी में अगर आपको समझना है तो पूरी भाषा बड़े आसान लैंग्वेज में लिख दी गई है। यह 1967 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा दिया गया भाषण है। इस भाषण में उन्होंने भारतीय संस्कृति और संविधान की रक्षा करने का संकल्प लिया है तथा देश के प्रति अपने दायित्व के निर्वहन एवं वफादारी का वादा किया है। क्या शानदार लैंग्वेज। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, एक एक वर्ड की मीनिंग में बताऊंगा। आपको मालूम है कि जो यहां पर ब्लू कलर में दिख रहा है वो डिफिकल्ट वर्ड है, थोड़ा भारी वर्ड है, जिसकी मीनिंग शायद आपको नहीं आती है। तो हम उसकी मीनिंग आपको बताएंगे, और उसकी मीनिंग हमने नीचे में लिख दिया हुआ है। जैसे कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, और इलेक्ट का मतलब होता है चुनना। तो मुझे लगा कि इस दोनों वर्ड में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर मुझे लगा कि इस वर्ड में और इस वर्ड में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मैंने क्या किया कि वो वर्ड्स जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे आपको, या वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे आपको, उसको मैंने मे आई हेल्प यू वाले सेक्शन में डाल दिया है और उसको थोड़ा डिटेल में समझा दिया है। बेटा ये सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे भारत को घूम लोगे, कहीं भी किसी के सिलेबस की बुक को, इंग्लिश को इस तरह से किसी एडुकेटर ने नहीं समझाया है, और ना तो किसी का प्रेजेंटेशन इस तरह का होगा। अगर एक होगा तो ओके इंग्लिश एकेडमी को फॉरवर्ड कर देना। ये जो प्रेजेंटेशन बना है ना, इसके पीछे ये बहुत दिमाग लगाया गया है कि भाई इस देख रहे हो, इस एक लाइन को समझाने में, एक छोटे से पैरा को समझाने में क्या दिमाग लगाया गया है इसमें। स्टार्ट करते हैं। मतलब कि तुमने अगर पढ़ लिया तो किसी को भी पढ़ा दोगे, गारंटी है, वादा है पूरा। आई मस्ट कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है किसी चीज को मानना है, स्वीकार करना, एक्सेप्ट कर लेना। क्रिश्चियनिटी में, चर्च वगैरह में देखोगे गलती हो जाती तो लोग जाके कन्फेस करते हैं। आई मस्ट कन्फेस, मैं इस बात को स्वीकारता हूं, दैट आई एम ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड कहते हैं कि भाई ऐसी स्थिति के बंदे के शब्द नहीं निकल पड़ रहे, किसी ने मेरे ऊपर इतना उपकार कर दिया है कि भाई मैं निशब्द हूं, मेरे पास शब्द नहीं बोलने को। आई मस्ट कन्फेस। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं भारत के लोगों से को संबोधित करते हुए कि मैं इस बात को मानता हूं, स्वीकारता हूं कि मैं अभिभूत हूं। अब मैं अगर हिंदी इसकी बोल दूं अभिभूत हूं तो नहीं समझोगे, तुम बिल्कुल नहीं समझोगे। मुझे प्योर हिंदी आती है और प्योर उर्दू भी आती है। अगर मैं कहूं कि और मैं जज्बात से मगलूब हो गया हूं, कभी नहीं समझोगे। इसलिए मैंने आसान शब्दों में आगे लिख दिया है, किसी के उपकार के बदले अत्यधिक जज्बाती या भावनात्मक हो जाना। कि भाई मैं इस बात को मानता हूं कि मैं बिल्कुल अभिभूत हो गया हूं बाय द ट्रस्ट, उस विश्वास तले, माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी, जो मेरे लोगों ने मुझ पर किया है, बाय इलेक्टिंग मी, मुझे चुनकर, टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, मतलब इस हाईएस्ट ऑफिस के लिए जो मुझे चुना है, सबसे ऊंचे ऑफिस के लिए, पद के लिए इस धरती के।
आपको पता है कि किसी नहीं, भारत का जो सबसे बड़ा पद है वो कौन सा पद है? राष्ट्रपति का पद है। भारत का जो ये होता है, क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है पूरे कंट्री का। यहां पर लैंड का अर्थ भारत से है और हाईएस्ट ऑफिस का अर्थ हुआ कि राष्ट्रपति का पद या कार्यालय भारत में सबसे ऊंचा पद होता है, अर्थात हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड का मतलब हुआ भारत का सबसे ऊंचा पद। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं इस बात को मानता हूं कि भाई यहाँ के लोगों ने मुझे इस पद के लिए चुनकर मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। चलो ठीक है, और मैं उनके उपकार तले अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहा हूं। आगे कहते हैं डॉक्टर राधा कृष्ण। अब देखो, ये नियम है कि हर आने वाला जाने वाले की तारीफ करता है। अब आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई जो डीएम होगा, नए डीएम आ रहे होंगे, तो पुराने डीएम की वो तारीफ करते हुए 2 शब्द में कहेंगे फिर आगे कि मैं इस काम को आगे बढ़ाऊंगा। इस तरह से होता है। डॉक्टर राधा कृष्णन जो दूसरे राष्ट्रपति थे, ये सेकंड प्रेसिडेंट थे, इनके बारे में वो कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इस राष्ट्रपति के पद पर लेकर आए मेंटल इक्विपमेंट। मेंटल इक्विपमेंट का मतलब है मानसिक मजबूती, ए डिग्री ऑफ एरुडिशन, इट मीन्स कि वो एक व्यापक ज्ञान लेकर आए, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और उनके पास बहुत अनुभव था, और अपने उस अनुभव का जो धन है उन्होंने दिया इस पद को। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो बड़ी मुश्किल से, बिरला ही कहीं मिलता है। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी डिवोटेड, उन्होंने अपने आप को डिवोट कर दिया, इट मीन समर्पित कर दिया, टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। परसूट का मतलब पीछा करना, खोज में, तलाश में, किसकी? ज्ञान और सच्चाई की तलाश में राधा कृष्ण ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन, और उन्होंने किसी दूसरे की तुलना में ज्यादा किया है to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। भारत का जो आदर्श है, यहाँ का जो दार्शनिक सोच है भारत की, उसको बताने में, और सारे स्पिरिचुअल वैल्यूज को क्या बोलते हैं, पेश करने में दुनिया के सामने। स्पिरिचुअल वैल्यूज कहते हैं किसको? देखो, एक मैं तुम्हारा एकेडमिक गुरु हूं, लेकिन कोई तुम्हारे जो बाबा हैं या तुम्हारे फैमिली में कोई होंगे, एक पीर साहब, है ना, कुछ होता है सबका इस तरह का, वो स्पिरिचुअल गुरु कहलाता है। जैसे तुम्हारे घर कोई बच्चा पैदा हुआ तो तुमने कहा पंडित जी से पूछ लेते हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो स्पिरिचुअल वैल्यूज होता है जिसका भाई आध्यात्म से रिश्ता हो, आत्मा से, वो वाला। He has never lost his faith, उन्होंने कभी नहीं खोया अपने विश्वास को, in the essential humanity of man, and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice। यहां पर ह्यूमैनिटी होगा, उन्होंने नहीं खोया कभी भी। क्या भाई, ये क्या बोलते हैं, विश्वास को, इसेंशियल ह्यूमैनिटी में, मतलब एक इंसान होने के लिए जितनी मानवता चाहिए उसमें उन्होंने कभी भी अपने विश्वास को नहीं खोया, और साथ ही वो कभी नहीं रुके, सीज का मतलब होता है रुकना, कभी नहीं रुके, टू चैंपियन, समर्थन करने के मामले में, द राइट ऑफ ऑल मैन, कि हर इंसान का यह अधिकार है, टू लिव इन डिग्निटी, कि वो गरिमा का जीवन जिए, यानी इज्जत की जिंदगी गुजारे और न्याय के साथ जीवन जिए। मतलब दूसरा जो पैराग्राफ है पूरी तरह से डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में, और इन्होंने अपने बारे में एक शब्द नहीं कहा दूसरे पैराग्राफ में। वो कहते हैं कि राधा कृष्णन ने कभी भी मानवता में अपना विश्वास नहीं खोया, और हमेशा उन्होंने समर्थन किया इस बात का कि भाई हर आदमी का यह हक है कि वो इज्जत की जिंदगी गुजारे और न्याय के साथ वो जिंदगी गुजारे। अब यहां से बात करते हैं, ये अपनी बात करते हैं। आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं केवल आपको यकीन दिला सकता हूं, दैट आई एंटर दिस ऑफिस, के मैं इस ऑफिस में आया हूं इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, पूरी विनम्रता के साथ आया हूं, एंड टोटल डेडिकेशन, और संपूर्ण समर्पण की भावना के साथ आया हूं। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ, मैंने अभी अभी शपथ लिया है, ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के वफादारी के प्रति। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान होता है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, अगर तुलना की जाए दूसरे देशों से तो ये थोड़ा नया स्टेट है, विच इट्स फ्री सिटीजन हैव, जो यहाँ के आजाद नागरिकों ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार, गिवन टू देमसेल्व्स, अपने आप को दी है यह आजादी। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल को समझने की जरूरत है आपको। एंशिएंट पीपल का मतलब है पुराने लोग, एंड यंग स्टेट का मतलब है भारत अभी अभी आजाद हुआ है।
इन्होंने शपथ लिया 1967 में। भारत आजाद हुआ 1947 में। तो आजाद हुए कितने साल थे? सिर्फ 20 साल हुए। तो भारत एक नया राज्य हुआ ना। लेकिन एंशियंट पीपल का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा जो जिंदगी गुजारने का तरीका था वो तो पुराना ही था ना। तो इसलिए इन्होंने कहा कि देखो कि ये जो स्टेट है वो एक नया स्टेट है, युवाओं का स्टेट है, मतलब नया राज्य है पुराने लोगों का, हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया, जिन्होंने बहुत लंबे समय के बाद एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, और अलग अलग तरह के मतलब जो है सो एथनिसिटी, अलग अलग नस्लों के लोगों ने यहाँ पर इसमें योगदान दिया है। हैव स्ट्राइवन, उन्होंने कोशिश किया है टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पेक्यूलियर वे। सबों ने अपने अपने अलग अलग अंदाज में इसको हासिल करने में अपना एक कंट्रीब्यूशन, अपना एक योगदान दिया है। उन वैल्यूज को जो है, जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं भारत की, उसको लाने में आई प्लेज माई सेल्फ, मैं शपथ लेता हूं कि टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, कि वो जो आदर्श है भारत का, मैं उसकी रक्षा करूंगा, सेवा करूंगा, मैं उस आदर्श को की हिफाजत करूंगा। फॉर दो, क्योंकि सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू मे बिकम इनएडिकेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस। देखो कभी कभी क्या होता है कि किसी वैल्यूज का पालन करना, ठीक है, बिकम इनएडिकेट, वो कभी कभी गैर जरूरी हो जाता है, मतलब जरूरी नहीं रहता। विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, परिस्थिति बदलने पर, द वैल्यू रिमेन्स एटर्नली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। और वो जो आदर्श हैं वो हमेशा के लिए वैलिड रहते हैं और हमें कुछ नया करने के लिए वो मतलब हमें इंस्पायर करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। हमारा जो पास्ट है वो मरा हुआ नहीं है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, और वो ठहरा हुआ भी नहीं है, बल्कि ये जिंदा है, इट इज अलाइव। हमारा पास्ट जिंदा है एंड डायनामिक, और गतिशील भी है, एंड इज इन्वॉल्व, और ये इन्वॉल्व है इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। और हमारा पास्ट जो है बिजी है तय करने में कि हमारा प्रेजेंट कैसा होगा, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, और प्रोस्पेक्ट्स यानी संभावना, जो भविष्य में हमारी संभावनाएं हैं वो क्या क्या हैं, ये हमारा पास्ट तय करता है। इट मींस यहां पर वो पास्ट के इंपॉर्टेंस पर और हमारे जो पूर्वज थे उनके आदर्शों की बात कर रहे हैं। The process of its constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character। वो कह रहे हैं कि इसका अगर लगातार नवीनीकरण किया जाए तो सचमुच ये हमारे नेशनल कल्चर और नेशनल कैरेक्टर को ग्रो करेगा। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा का ही काम है, एज आई सी इट, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, टू मिनिस्टर दिस कांस्टेंट रिन्यूअल, कि इस लगातार नवीनीकरण पे वो ध्यान दे। एंड आई मे बी फॉर गिवन द प्रिजम्पशन, और हो सकता है इस बात के लिए जो मेरा एक प्रिजम्पशन है, मेरा एक अनुमान है, उसके लिए मुझे माफ कर दिया जाए, है ना, कि भाई मेरा अनुमान ये है that my choice to this high office has mainly, कि मैं जो यहाँ इस ऑफिस तक पहुंचा हूं, if not entirely, अगर पूरी तरह से नहीं, been made on account of my long association with the education of my people। तो ये बात सही है कि मेरा लगाव, जुड़ाव बहुत ज्यादा शिक्षा के साथ रहा है, इसी के दम पे मैं यहां तक आया हूं। I maintain that, मैं मानता हूं इस बात को, एजुकेशन इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। ये जो शिक्षा है वो राष्ट्रीय उद्देश्य को पाने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए एक मुख्य क्या बोलते हैं, संसाधन है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि ये जो शिक्षा की क्वालिटी है, इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व, कि उसको ना चाहते हुए भी वो इन्वॉल्व है एजुकेशन उसमें, इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की क्वालिटी में। मतलब कि राष्ट्र की क्वालिटी उसी तरह की होगी जिस क्वालिटी का उस देश का एजुकेशन होगा। मतलब आप चाह के भी एजुकेशन को उससे अलग नहीं कर सकते। आई देयरफॉर, मैं इसलिए प्लेज माई सेल्फ, शपथ लेता हूं अपने आप से, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, कि मैं अपने पास्ट के संस्कृति के प्रति वफादार रहूंगा। लॉयल कहते हैं वफादार को। फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम, चाहे जहां कहीं से भी आया हो। ये वेयर सो एवर का मतलब होता है जहां कहीं से भी। एंड बाई होम सो एवर, और जिस किसी ने भी may have been contributed, इसको लाने में योगदान दिया हो। I pledge myself to the service of the totalities to my country's culture। मैं शपथ लेता हूं कि मैं पूरी तरह से अपनी सेवा दूंगा अपने देश के संस्कृति की हिफाजत के लिए।
आई प्लेज माई लॉयल्टी, मैं अपने वफादारी की शपथ लेता हूं टू माई कंट्री, अपने देश के प्रति, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, बिना भेदभाव के। ना तो मैं किसी धर्म का भेदभाव करूंगा, ना भाषा का भेदभाव करूंगा। आई प्लेज माई सेल्फ, मैं शपथ लेता हूं टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ, कि मैं इसकी मजबूती के लिए काम करूंगा, एंड प्रोग्रेस, इसकी तरक्की के लिए काम करूंगा, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, बिना जाति के भेदभाव के, बिना रंग के भेदभाव के, और बिना पंथ के भेदभाव के। क्रीड कहते हैं पंथ को, इट मीन्स लोगों की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, उसको मानते हैं, है ना, उसको बोलते हैं। द होल ऑफ भारत इज माई होम, ये पूरा भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। द पीपल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, और ये जो मेरा परिवार है, इन्होंने कुछ समय के लिए मुझे इस परिवार का मुखिया चुना है, सर्टेन टाइम के लिए। इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवर, अर्नेस्ट एंडेवर कहते हैं एकदम दिली इच्छा, दिली ख्वाहिश है मेरी ये, टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल, कि मैं अपने इस देश को मजबूत बनाऊं, मैं अपने इस देश को खूबसूरत बनाऊं, ए वर्दी होम, एक क्या बोलते हैं, सम्मान वाला घर, एक वैल्यू वाला घर, है ना, एक महत्वपूर्ण घर, फॉर अ ग्रेट पीपल, जहां बड़े लोग हों एंगेज्ड, इसमें लगे हुए, इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड प्रॉस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, जहां बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हों, सभी लोग, मतलब और ये जो मन को लुभा देने वाला टास्क है कि भाई हम इसको एक समृद्ध देश बनाएं, और इसको एक शानदार जिंदगी गुजार रहे हो लोग, इस तरह का देश मैं इसको बनाऊं मैं। द फैमिली इज बिग, वो इस बात को मानते हैं कि मेरा परिवार बड़ा है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और लगातार बढ़ रहा है, एट अ रैदर, और इनकन्वीनियंटली, इनकन्वीनियंटली का मतलब होता है असहज ढंग से, फास्ट पेस, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है ये परिवार। वी शैल ईच वन ऑफ अस, हम में से सभी, हैव टू पार्टिसिपेट, हमें हिस्सा लेना है, अनस्पेयरिंगली, इट मीन्स के सख्ती से, स्ट्रिक्टली, इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, इसको नया जीवन देने में, ईच इन हिज ओन वे, और हर कोई अपने अपने हिसाब से करेगा। और sheer size the task ahead of us, sheer size कहते हैं बड़ा, हमारे सामने बहुत बड़ा काम है करने को, are so demanding, और वो इतना बड़ा है that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country। और हालात ऐसे नहीं कि हम भाई हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं, और अगर हमने ऐसा किया तो भाई हम देखेंगे कि हमारे देश में हालात दिगरगों हो गए हैं, इट मीन्स के वो बेकार हालात बद से बदतर हो गए। The situation demands of us work and more work। सिचुएशन, हमारे सामने जो हालात हैं अभी, वो हमसे काम और केवल काम मांगता है। शांति से काम करें, ईमानदारी से काम करें, सॉलिड एंड स्टेडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, और हम एक धीरे धीरे हम अपने देश का एक पुनर्निर्माण करें, जो पूरी तरह से, मतलब जो है भौतिकवाद और ये जो कल्चरल लाइफ है लोगों की, उसको मतलब उन तक उसको हम सिक्योर करें, उन तक हम पहुंचाएं ये। सर इन्होंने तो बताया कि अभी हमारे सामने सिचुएशन ऐसी है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते, हमें काम और सिर्फ काम करना है, फैमिली बड़ी है, बढ़ रही है। तो अब ये जो काम इन्होंने कहा है करने को, काम सिर्फ काम, ईमानदारी से काम, मेहनत से काम, तो इस काम के आगे इन्होंने दो पहलू गिनाए हैं। ये कह रहे हैं दिस वर्क एज आई सी इट, और इस काम को जहां तक मैं देखता हूं हैज टू एस्पेक्ट्स, इसके दो पहलू हैं, वर्क ऑन वन सेल्फ, एक खुद के लिए काम करना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और एक समाज के लिए काम करना जो हमारे चारों तरफ का समाज है। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, और ये दोनों एक दूसरे के प्रति मतलब पूरक हैं। इट मीन्स अगर हर बंदा खुद पे काम करना शुरू कर दे तो समाज ऐसे ही तरक्की कर लेगा, है ना, और अगर समाज पे एक साथ ध्यान दिया जाए तो उसमें इंडिविजुअल की भी तरक्की हो जाएगी। ऐसा भी नहीं करना है कि मतलब सिर्फ अपने आप का ध्यान देना है, बल्कि समाज में भी कुछ म्यूचुअल कोऑपरेशन है, जरूरत जहां पे पड़ती है हम उसमें भी हिस्सा लें, ऐसा कहना चाह रहे हैं। The work on oneself is to follow the urge towards moral development as a free person and under self-imposed discipline।
देखो, खुद के लिए काम करने का मतलब ये होता है कि हम लोग अपनी नैतिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाएं, जैसा कि एक स्वतंत्र व्यक्ति अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज जो डिसिप्लिन है उसके हिसाब से जो जिंदगी गुजारता है, कि अपने लिए कुछ हमने आयाम तय किया और हमें उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, जो खुद ही अकेले उस डेवलपमेंट को, उस विकास में इस अकेले ही योगदान दे सकता है। इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी। और अगर उस बंदे ने खुद से ही अकेले अपना विकास करना शुरू किया अपने बनाए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, तो उससे जो उभर करके बाहर एक चीज आएगी वो ये आएगी, इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा, परिणाम होगा, रिजल्ट होगा, वो ये होगा कि एक अच्छी नैतिक पर्सनालिटी बाहर आएगी, एक चमकता हुआ इंसान जिससे सब खुश रहेंगे और जो समाज के लिए एक वरदान साबित होगा। We cannot neglect the end product only at our peril। मतलब हम इस एंड प्रोडक्ट को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसमें हमारा खतरा है। दिस एंड प्रोडक्ट कैनॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी टू विच इट इज प्रिविलेज टू सर्व अ बेटर, अ जस्टर एंड अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ। और ये जो एंड प्रोडक्ट होगा वो बिना मतलब जो है इसका पालन किए हुए उन आदर्शों का कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। और ये जो मतलब हमें अगर समाज को एक बेहतर, एक क्या बोलते हैं, फौरन तुरंत का और एक शानदार जिंदगी मतलब देना है, तो हम सबको इसमें इंडिविजुअल वर्क पे ध्यान देना होगा। द इंडिविजुअल कैनॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ करस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। और वो इंडिविजुअल भी जो व्यक्ति स्वयं अपने मोरल पर्सनालिटी को डेवलप करने पे मेहनत कर रहा है, अगर उसको एक सामाजिक सहयोग नहीं मिले तो भी वो आगे नहीं बढ़ सकता है। लेट अस रिजॉल्व, चलिए हम लोग भाई इस मसले को हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टू गेट होल हार्टेडली एंगेज्ड, कि हम लोग पूरे मन से, होल हार्टेडली पूरे मन से इसमें इंगेज हो जाते हैं इन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। काम के इन दोनों पहलू को देखते हैं हम, इंडिविजुअल व्यक्तिगत पहलू को भी और सामाजिक पहलू को भी। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये दिस डुअल एफर्ट, कि ये जो व्यक्तिगत और सामाजिक एफर्ट हम लोग लगाएंगे, विल गिव द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। वो हमारे राज्य को, राज्य का मतलब यहाँ पर देश से है, भारत से है, क्योंकि भारत को संविधान की किताब में राज्यों का संघ कहा गया है। हाँ, तो वो कहते हैं कि ये जो डुअल एफर्ट होगा ना, वो हमारे देश को तरक्की का एक नया फ्लेवर देगा। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर। और हमारा देश फिर तब केवल शक्ति संगठन नहीं होगा, बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि हमारा जो ये देश होगा वो एक नैतिक संगठन होगा। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट, ये नेशनल टेम्परामेंट का हिस्सा है, एन इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी। और हमारे आजादी के आंदोलन के जो एक महान नेता हैं, उनकी तरफ से हमें ये मिला है, महात्मा गांधी की तरफ से, दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। ये शक्ति का इस्तेमाल होना चाहिए केवल नैतिक उद्देश्य को पाने के लिए। शक्ति का इस्तेमाल ये नहीं कि अभी गर्मी का मौसम है, अगर रिक्शा वाले ने तुमने कहीं पे 15 मिनट रुका दिया, उसको 40 पे भाड़ा तय हुआ, उसने 50 डिमांड कर दिया तो तुम लगे उसको सुनाने। शक्ति का इस्तेमाल वहां पे मत करो। शक्ति का इस्तेमाल करो, तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है या कोई जरूरतमंद है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रोटियां हैं, भूख तुम्हें भी कसके लगी है, वो भी जरूरतमंद है, तुम अपनी 1 रोटी उसको दे दो। ये हुआ असल पावर, इसको कहते हैं मोरल ऑर्गेनाइजेशन जो भारत बनेगा इसी तरह से। और पावर का जो इस्तेमाल है मोरल पर्पस के लिए वो ऐसे ही होता है। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज वॉट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्व्स टू वर्क फॉर। अब देखो ये बस इसी के लिए हमें काम करना है, इसी से हमें मतलब जो है सो हमारी ये जो शांति है, वो जो पीसफुल लाइफ है उसको गुजारने का जो तरीका है वो इसी तरह से स्ट्रांग बनेगा। आई हैव फुल फेथ। फिर अंत में वो अपने स्पीच को इस तरह से कंक्लूड करते हैं कि मुझे
पूरा विश्वास है इन माई पीपल, अपने लोगों में, दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ, कि वो आगे आएंगे, द एनर्जी, और वो ऊर्जा जो इसके लिए ज़रूरी है वो लगाएंगे, रेक्विसिट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, जो भी ऊर्जा इसके लिए चाहिए इसके सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के लिए, इट मीन्स संतोषजनक परफॉर्मेंस के लिए, कि हमें इस काम को करना है, तो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए, मुझे यकीन है मेरे लोगों पर कि वो इसके लिए आगे आएंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज, और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी, मेरा ये विशेषाधिकार होगा, मुझे खुशी होगी टू कंट्रीब्यूट माई शेयर, कि मैं अपने हिस्से का काम करूं टू दिस इंचैंटिंग एंटरप्राइज, इस जादुई काम को करने में, और अपने देश को एक खूबसूरत देश बनाने में, एक मजबूत देश बनाने में, और एक समृद्ध देश बना। ये थी उनकी स्पीच, बहुत तगड़ी, बहुत जानदार स्पीच थी वाकई। देखो, हिंदी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह का होता है कि मुझे अपने लोगों में पूरा विश्वास है कि वो इस दोहरे काज को संतोषजनक ढंग से करने में आवश्यक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं इस जादुई काम को करने में अपने हिस्से का योगदान दूं। इतनी आसान लैंग्वेज में मैंने पूरी किताब को ट्रांसलेट कर दिया है। आपको ये वाली चीज अगर चाहिए ना, ये स्टाइल जो आपको दिख रहा है कि पहले एक ये है, क्या बोलते हैं, एक पैराग्राफ है जहां बोल्ड कर दिया गया है वर्ड को और नीचे उसकी मीनिंग लिख दी गई है, अंडरलाइन कर दिया गया है वर्ड को और उसको मे आई हेल्प यू सेक्शन में डाल दिया गया है, और फिर उसके बाद हिंदी एक्सप्लेनेशन लिख दिया गया है। इसी अंदाज में मैंने पूरी बुक को लिखा है, और उस बुक का नाम है रेनबो राइडर। इस बुक को 12th इंग्लिश में निश्चित सफलता के लिए ज़रूर पढ़ें, बिहार बोर्ड के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ये किताब अवेलेबल है। बुक का सैंपल आप ज़रूर मंगाइए इस नंबर पर कांटेक्ट करके, है ना। बुक का सैंपल आप ज़रूर मंगाइए, खरीदना नहीं खरीदना वो अपनी जगह है, बट सैंपल ज़रूर मंगाइए। और साइंस और आर्ट्स के लिए आप लोग ओके साइंस एकेडमी, ओके आर्ट्स एकेडमी पे ज़रूर विजिट करिए, बहुत धमाकेदार क्लास होती है। और इसमें भी मैंने वही मॉडल लगा रखा है कि भाई आप अलग अलग मंथ में जब आएंगे तो आपको अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, फिर जब क्रैश कोर्स टाइप का होता है तो वहाँ आप कम पढ़ सकते हैं, और एग्जाम के लिए जो एग्जाम टाइम नाम का कोर्स है उसमें बहुत कम टाइम होता है आपके पास, तो उसमें गेस्ट क्वेश्चंस, मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक्स, ये चीज़ें कराई जाती हैं। तो अगर आप फेब से जुलाई के बीच जुड़ेंगे तो हमारे मिशन बैच से जुड़ेंगे, अगस्त से नवंबर में जुनून बैच से, और अगर दिसंबर जनवरी में जुड़ना चाहते हैं तो एग्जाम टाइम से जुड़ेंगे। ये साइंस के बैचेज हैं, और ये वो चैनल है जो 12th के साथ भी 12th के बाद भी, नाम है लिंगो, इंग्लिश स्पीकिंग का भारत का नंबर 1 कोर्स। खैर, इन बुक्स का सैंपल इम्पल्स हो या तरंग हो या रेनबो राइडर हो आपके पास होना चाहिए। आपको जो बुक चाहिए आप वो बुक खरीद सकते हैं। इंग्लिश 100 की ये बुक है, हिंदी 100 की ये बुक है, उर्दू 100 की ये बुक है। और ओके इंग्लिश एकेडमी को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़े, इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी हमारे अकाउंट्स हैं, आप वहाँ फॉलो करें, रोज़ाना नए नए क्विज और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मुलाकात होती है फिर अगली वीडियो में। उम्मीद है ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, ढेर सारा प्यार। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे।